नमस्कार। मैं बिना किसी लाम काफ के शुरू करता हूँ। सबसे पहले अक्षय आपसे तो देखिए कि डर लग गया। इतनी मोटी किताब, राइटर रेबल सोल्जर लवर, इतनी मोटी किताब। पहले तो डर लग गया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जब पलटना शुरू किया, चूँकि एक दौर था जीवन में जब शेखर एक जीवनी हम लोगों के लिए बड़ा चहेता उपन्यास हुआ करता था, तो धीरे धीरे मैंने पूरा पढ़ना शुरू किया। और अज्ञेय को जो भी उस दौर में जो भी बड़ा हुआ है, 60 और 50 और 60 के दशक में, 70 के दशक में, वो अज्ञेय के साहित्य से, अगर उसकी साहित्य में रुचि रही है तो अज्ञेय की साहित्य से अछूता रह नहीं सकता। तो मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा, अक्षय, प्रेमचंद जी का जब पटाक्षेप हो गया तब हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर अज्ञेय ने आकर लिखना शुरू किया, है ना। मतलब करीब करीब थोड़ा बहुत 2-4 साल का अंतर हो जाए, क्योंकि शेखर एक जीवनी 40 के दशक के शुरुआत में आई थी। तो प्रेमचंद का वो पूरा युग था। प्रेमचंद के साथ साथ और भी अन्य जो लेखक थे। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकतावाद को कहीं से इंट्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो अज्ञेय का है। क्या ये सही है? अगर सही है और अगर सही है तो कैसे? ये प्रेमचंद की बात आपने, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है अज्ञेय की जीवनी में, और वो एक पूरे नए युग की शुरुआत में हिंदू आधुनिकतावाद की। तो अगर आप देखें तो अज्ञेय को अज्ञेय का नाम प्रेमचंद ने ही दिया था। जब वो जेल में थे और उनकी पहली कहानी छपी अमरवल्लरी, और वो जैनेन्द्र लेकर गए थे, 2 कहानी लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक कहानी तो मैं नहीं छाप सकता क्योंकि वो हमारा प्रेस बंद हो जाएगा, उसमें जब्ती हो जाएगी, पुलिस जब्त कर लेगी, तो दूसरी कहानी मैं छाप सकता हूँ। और लेखक कौन है? उन्होंने कहा कि ये अज्ञेय है, वो अज्ञेय है अज्ञेय। तो उन्होंने श्रीयुत अज्ञेय करके अमरवल्लरी जागरण में छापी वो कहानी। और अज्ञेय को कभी शुरू के दिनों में बहुत पसंद नहीं था ये नाम, कि कहते थे मेरा नाम पहले से इतना बड़ा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, और बाद में कह रहे हो अज्ञेय। तो लेकिन जहाँ तक रही आधुनिकतावाद की बात, अज्ञेय खुद शुरू के दशकों में अज्ञेय जैनेन्द्र को इसका कहते थे कि आधुनिकतावाद शुरुआत जैनेन्द्र ने शुरू की है, और जैनेन्द्र से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे शुरू के सालों में। जैनेन्द्र उनके सब मेंटोर थे। अगर आप पूरे जेल का फेज देखें तो सबसे ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्राचार जैनेन्द्र के साथ है उनका, और बाद में फिर उनके साथ जो उनके एडिटर थे वहाँ पे कलकत्ता में, जो एक साहित्यिक पत्रिका विशाल भारत के, उनके साथ। तो ये जिसको कहते हैं कि हाँ या नहीं में सब जवाब देना कि वो कितना सही है, तो हाँ, मतलब आधुनिकतावाद और अज्ञेय ने एक पूरे मूवमेंट की शुरुआत की, और उसमें वो अकेले नहीं थे, लेकिन हाँ वो शुरुआत उन्होंने की। जब अगर आप देखें, जब शेखर आई, और शेखर के जितने आप रिव्यूज़ देखें उस ज़माने में, जो उन्होंने किया, शिवदान सिंह चौहान ने किया, जो पूरे मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स थे, तो सब ने यही कहना शुरू किया कि यार ये आदमी जो है समाज को भूल चुका है, एक इंडिविजुअल की बात करता है। और शिवदान सिंह चौहान ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने गोदान और शेखर एक जीवनी का रिव्यू एक साथ किया। लेकिन जो भी है गाए बगाए ये बनता चला गया। लोग अज्ञेय के साथ काफ़ी जुड़ते गए, नए ज़माने के लेखक, नए लेखक जितने थे। और उसके बाद आधुनिकतावाद का जो सबसे बड़ा, वो शेखर के अलावा, वो है तार सप्तक। वो तार सप्तक एक नई कविता, एक नए सोच, नए विचार का मतलब वहाँ से प्रारंभ होता है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो आयरनी है अज्ञेय के लाइफ का, वो 7 कवियों में 5 मार्क्सिस्ट कवि थे। कुछ ने बाद में कविता नहीं लिखी, इनफैक्ट जैसे शर्मा जी जो थे, रामविलास शर्मा ने कविताएं नहीं लिखी, और अज्ञेय हमेशा कहते थे कि उनको कविता लिखनी चाहिए थी। और तो आधुनिकतावाद का उनको जनक कहना, मतलब लोग उनको जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्निज्म, मैंने भी किताब में कहा है। लेकिन इसमें बहुत लोग जुड़े हुए थे, एक पूरा माहौल था। वो प्रेमचंद के युग का, जिसको कहते हैं, प्रेमचंद का युग कभी ख़त्म नहीं होता। लोग ये कहते हैं प्रेमचंद का युग ख़त्म हो गया, और तो प्रेमचंद से अगर आप देखें, हाँ, तो प्रेमचंद के जाने के बाद भी
प्रेमचंद से भी जुड़े हुए और प्रेमचंद की तरह लिखने वाले पूरा एक जनरेशन था उस आगे के ज़माने में भी। लेकिन हाँ, मॉडर्निज्म आता है और उसके बाद आप देखें फिर 40 और 50 के दशक में और नए राइटर्स आते हैं, धर्मवीर भारती हैं, राजेंद्र यादव हैं, बाद में और लोग जुड़ते जाते हैं, निर्मल वर्मा हैं बाद में। तो उस हिसाब से यस, मैंने वी कैन सेफली से यस, ही वाज इन अ वे द काइंड ऑफ the person who kick-started it and played a big role in this whole modernism in Hindi literature. Yes. विनीत, इसी कड़ी में आपसे निर्मल वर्मा जी ने अपने लेखकीय जीवन के शुरुआत के काफ़ी समय यूरोप में बिताया, ईस्टर्न यूरोप में खास करके। और ईस्टर्न यूरोप में जो उन्होंने समय बिताया, उस पे उन अनुभवों पर आधारित जो उन्होंने लिखा, जो कुछ भी लिखा, एकांकी भी लिखा, नाटक भी लिखा और बहुत कुछ, तो ये आपने तो चूँकि गहनता से अध्ययन किया है निर्मल जी को, तो ये कैसे हुआ कि भारतीय परिदृश्य में, कम से कम हिंदी साहित्य के परिदृश्य में मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो मनुष्य के मस्तिष्क के अंतःपटल में घुसने का कभी कोई प्रयास नहीं हुआ था। तो ईस्टर्न यूरोप जहाँ इतना सारा हेर फेर हो रहा था, इतना फेरबदल हो रहा था, और वो चेकोस्लोवाकिया और हंगरी सब जगह इतना उत्पात फैला हुआ था, उस माहौल में, उस परिदृश्य में ये कैसे संभव हो पाया कि निर्मल जी को ये प्रेरणा मिली कि वहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए, एकदम मतलब मस्तिष्क के तहखाने से निकाल कर लिखना चाहिए? जी शुक्रिया। पहले मैं इससे पहले कि इस बात का मैं जवाब दूँ, मैं पीछे जाता हूँ। जब आपने जो बात शुरू करी आधुनिकतावाद की, तो अक्षय की किताब जब आई थी उसे मैं भी देख के डर गया था। मैंने वो प्रूफ रीड करी थी वो किताब, और उस समय मैं भी किताब, हम दोनों ने एक साथ ही लिखना शुरू किया था, और मेरी किताब बहुत छोटी सी थी, 160 पेज की। जी जी। और दिस वन इज़ अ मोर इन डेप्थ इमर्सिव बुक। तो मेरे जहन में ये सवाल बार बार आता था कि ये अप्रोच ठीक रहेगा या नहीं, राइट? क्योंकि इस अप्रोच में एक चीज़ सेंट्रल थी, वो था रिजेक्शन, ठीक है? रिजेक्शन ऑफ द बायोग्राफी एज एन एपिक फॉर्म। ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मैं उसे उस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहता था। तो ये जो सीख मुझे मिली वो निर्मल वर्मा के लेखन से ही मिली, और वो ये है कि उसको द फ्रेज दैट आई यूज इज द एस्थेटिक ऑफ रिजेक्शन, जो मॉडर्निटी या आधुनिकतावाद के बहुत सेंट्रल रहा है थ्रू आउट यूरोपियन हिस्ट्री, थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री एज वेल। तो जब हम आधुनिक किसी लेखक को बोलते हैं, तो वो जो एक लेखक की आधुनिकता, वो खुद ही, उसका इजाद वो खुद ही करता है। प्रेमचंद की आधुनिकता आगे की आधुनिकता से बहुत अलग है, और निर्मल वर्मा की जो आधुनिकता है वो इन दोनों आधुनिकता के रिजेक्शन पर बेस्ड है। उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर भी लिखा और आगे के ऊपर भी लिखा वर्मा ने, और दोनों के अगेंस्ट भी लिखा, बैलेंस्ड पीस लिखा, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ उनको अब्जॉर्ब करनी थी वो उन्होंने की, और जो रिजेक्ट करनी थी उन्होंने की। तो उस तरह से उन्होंने अपनी आधुनिकता का इजाद किया। नाउ टू योर अदर क्वेश्चन अबाउट ईस्टर्न यूरोप, तो उनका लेखन की शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी, वो परिंदे पब्लिश हो गई थी। तो जो मुझे अचंभे की बात लगी उन्हें पढ़ते हुए, वो ये थी कि ईस्टर्न यूरोप का कितना कम इन्फ्लुएंस उन पर हुआ, ईस्ट यूरोपियन राइटर्स का, जिनको वो ट्रांसलेट करते रहे। जैसे कारल चापेक, बोहुमिल हराबाल, जो उनका बोहुमिल हराबाल जैसे जो एक्सपेरिमेंटल राइटर्स थे, उन्होंने अनुवाद भी किया, और कई चेक राइटर्स से वो मिलते भी रहे, मिलन कुंदेरा वगैरह। लेकिन वो स्ट्रेन जो है, जो हमें बहुत क्लियरली दिखता है यूरोपियन फिक्शन में, एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक सॉर्ट ऑफ एन एडवेंचरस स्पिरिट। हराबाल ने एक नावल लिखा, 2 नॉवेल्स लिखे थे जो सिर्फ एक सेंटेंस है पूरा नावल। तो ये सब इस तरह का एक्सपेरिमेंटलिज्म में वर्मा का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एस्थेटिक ऑलरेडी डेवलप हो चुका था जब वो प्राग पहुँचे थे
एक फेलोशिप पर, ट्रांसलेशन फेलोशिप पर। तो हाँ, उनके जो इंटरेस्ट थे एज अ राइटर वो डेवलप हो चुके थे। ये बात मुझे अशोक वाजपेयी ने बताई कि सिर्फ 2 ही ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में जो जैसे ही बैठे पंडित हो गए शुरू में ही। they came matured, fully matured. One was Nirmal Verma, the other was Ustad Amir Khan, the musician. अक्षय, चूँकि एक समान जगह है जहाँ पे दोनों लेखक मिलते हैं, हम लोगों ने उसकी चर्चा की, आधुनिकतावाद और सब की। मैं ये जानना चाहता था कि आगे ने अपने लेखन में, जैसे जब उन्होंने शेखर लिखा, उसके बाद दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप करीब 10 साल का अंतर हुआ। उसके बाद फिर छोटे छोटे उपन्यास उन्होंने लिखे, एक और उपन्यास लिखा था। तो ये जो अंतराल रहा है उनके लेखन में, तो मैं पढ़ रहा था, पता नहीं शिवदान सिंह चौहान की ही मतलब उन्हीं का मूल्यांकन पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी विचार धारा, विचार प्रक्रिया में अंतराल के कारण जो छीजन हुआ है वो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आप इससे सहमत हैं या? सहमत, अज्ञे खुद कहते थे, और वो बार बार यूज्ड टू कोट वॉल्ट विटमन सेइंग दैट आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। इफ यू सी अज्ञे's life, like many authors I'm sure, it's full of contradictions, it's full of changes. It's like many ways, I'm not kind of drawing parallel of his life with Gandhi, but you call it evolving, you call it change. So or a man, for instance, who in the 40s joins the army, Second World War, and tells everyone that why should not a writer be also at the war front? And same man in the 70s, when he gives a long interview for the Duke University archives, says it's not a writer's job to change, bring about political change. If with his writing political changes happen, well and good. So I guess life is constantly changing, and that reflects in his writings. For instance, Sekhar is about life of a revolutionary, and Nadi Ke Dweep is actually more autobiographical than Sekhar, which is about justification of joining the army against the fascist force, where the whole world is saying, and he says you have to choose between the British rule and the rising tide of fascism. He says, I'll go with this. And he gets bad name for it. Even now, Marxists have not forgiven him. They call him the British agent. Then what does he do in the 50s? He becomes part of the CIA-funded Congress for Cultural Freedom. And then it's very unfortunate, and it's a very short-lived, it's almost like kind of flirting with them, and that ends. So Agge is constantly doing it, you know, and that reflects in his writing. So what Shivdan Singh Chauhan is saying, in many ways is true, but then that's Agge for you, you know, and that's what makes him interesting and fascinating. Yeah. Vineet, one more question about this thing about writing. ये मैं कह रहा था कि निर्मल जी ने जब लिखना शुरू किया तो करीब करीब वही दौर था, उससे 5, 7, 10 साल बाद से नहीं आगे नहीं, हम लोगों के पूज्य गुरुजी वो नामवर सिंह जी, हाँ, तो नामवर सिंह जी के साथ उनके आलोचना के पूरे परिदृश्य में निर्मल कहाँ ठहरते थे, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग समयों में अलग अलग बातचीत हुई है इसको लेकर के, तो चूंकि आपने इतना गहन अध्ययन किया है तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। जी, नामवर सिंह ने ही जो ये उनको he gave him the badge of the flag bearer of नई कहानी। नई कहानी जो मूवमेंट की बात हुई और जो सेट जो क्रिएट हुआ, नामवर सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। उसी के बाद से वर्मा को आइडेंटिफाई करना शुरू किया उस कलेक्टिव से, और इससे वर्मा को बहुत प्रॉब्लम्स थी। इससे वर्मा ऑलवेज टुक इशू विद दिस व्हेनेवर एन इंटरव्यूअर ब्रॉट दिस अप कि आप नई कहानी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे।
तो वर्मा वुड से कि जो नई जिसको नई कहानी बोला जाता है उसमें नया ज़्यादा कुछ है नहीं. और he wasn't comfortable being clubbed with other writers like any other writer, you know, or any other artist. Namwar Singh really appreciated, admired his work towards the beginning, लेकिन फिर एक आलोचना में एक पूरा issue था which was against Nirmal Verma. Or I think it was late in his career, so he kind of made an about turn with respect to Verma's work. I think around the 80s जब वर्मा वापस आया और बहुत से उनके एडमायरर्स थे फॉर्मर एडमायरर्स हो गए थे उनके इंडिया रिटर्न के बाद 75 के आसपास जब वो भारत लौटे. और उसकी कई वजह थी. उसमें से एक बहुत ही सेंट्रल वजह थी उनकी पॉलिटिक्स, वर्मा की पॉलिटिक्स जो उनके प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स को मंजूर नहीं थी. So he had a love-hate relationship with Namwar. It was mostly hate towards the end. अक्षय, नरेश मेहता जी ने अज्ञेय पर एक किताब लिखी है, कुछ संस्मरण हैं, और ये उसमें उन्होंने उस किताब का नाम ही लिखा है शब्द पुरुष अज्ञेय. उसका शीर्षक ही है शब्द पुरुष अज्ञेय. मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इतना गहन अध्ययन किया अज्ञेय की रचनाओं का, उनके जीवन का, उनकी जीवन के विभिन्न पहलुओं का, तो शब्द और शिल्प इन दोनों को मिलाकर जो विरासत कायम की अज्ञेय ने, वो उस विरासत को आगे ले जाने वाला हिंदी साहित्य में कोई साहित्यकार आपको दिखाई देता है? और अगर दिखाई देता है तो कौन है? और विरासत के ऊपर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग बड़े लाभान्वित होंगे. अब उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाला मैं तो मतलब बहुत छोटी मुँह बड़ी बात है, मैं उतना जानता नहीं हूँ. मैं पढ़ता रहता हूँ हिंदी साहित्य, लेकिन अज्ञेय की विरासत, लेकिन है कि अज्ञेय जिसको कहते हैं इन मेनी फॉर्म्स कंटिन्यूज. यू फाइंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अज्ञेय इन मेनी राइटर्स, मेनी पोएट्स. रही बात उनके विरासत की, तो उनकी जो सबसे बड़ी विरासत है जो उनसे किसी ने पूछा कि और जो मुझे एक बार कुमार गंधर्व ने वो लाइन सुनाया था सबसे पहली बार कि भीड़ का मत बन डटा रह दिग्विजय पंथ के समुदाय से तू अकेला मत छूट. तो वो जो है अज्ञेय की विरासत, और लोग उनसे पूछते थे. और यही बात 1900 मेरे हिसाब से 32 या 33 में लास्ट इंटरव्यू है प्रेमचंद का. तो प्रेमचंद से पूछा जाता है कि आपकी विरासत को कौन आगे ले जाएगा और अगले ज़माने के कौन बड़े राइटर हैं. तो उन्होंने काफ़ी लोगों के नाम लिए, प्रेम और अज्ञेय का नाम लिया. तो वो पूछते, वो इंटरव्यू पहले विशाल भारत में छपा और फिर सैनिक आगरा से छपता था, उसमें भी. तो वो कहते हैं कि देखो, विरासत आगे ले जाने का मतलब नहीं है कि देयर शुड बी मेनी प्रेमचंद, दैट विल बी सो बोरिंग. सो अज्ञेय की निर्भीकता, अज्ञेय का बेबाकपन, अज्ञेय का जिसको कहते हैं भीड़ से हट के बात कहना, और तो वो दैट हैज़ कंटिन्यूड एंड दैट इन मेनी वेज यू फाइंड इन मेनी पोएट्स. In fact, Nirmal, Vineet was talking about Nirmal. With Nirmal Verma himself, Aggay had a very kind of very good. In fact, Nirmal considered him as mentor in many ways. But when time came, there's a very interesting instance of Nirmal Verma and everyone drinking Aggay there in the house of Nemi Chand Jain, who was. And then Nirmal Verma suddenly tells him that tell me why हर बात जो आप कहते हैं वो दूसरों के घर से होकर क्यों जाती है. And the reference being कि अज्ञेय के नॉवल भी फुटनोटेड हैं. अज्ञेय के शेखर एक जीवनी हो या उनके आप नदी के द्वीप में भी एक दो कुछ फुटनोट्स हैं. तो इससे ये आप अपनी बात खुद क्यों नहीं कहते, आप दूसरे. और दिस एंड दैट वाज द एज व्हेन अज्ञेय हैड बिकम अ मसाया, अ प्रॉफिट, एंड ही कुडंट टेक क्रिटिसिज्म इजीली. यू नो, देयर इज अ होल फेज ऑफ अज्ञेय व्हेन इज अ मसाया एंड सराउंडेड हिमसेल्फ विद
very, very mediocre people. So, but at the end, if you see, Agge continues to compliment, continues to think Nirmal as his, in a way, a legatee, in a way, someone whom he has influenced. Many, many others, in fact, many others. Dharamveer Bharti in the initial days, until they fell out, and they fell out very badly. And the whole, Rajendra Yadav, for instance, Rajendra Yadav, first novel which first came, it's first shown to him, including Srilal Sukla again. Srilal Sukla's famous novel, I'm forgetting this novel, राग दरबारी. राग दरबारी को लेकर आप देखें तो राग दरबारी का पहला मैन्युस्क्रिप्ट अज्ञे के पास जाता और श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अगर ये नहीं छपा तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा. एंड पैरेलली ही इज आल्सो ट्राइंग टू गेट जॉब इन journalism, literary journalism, Dinman. He says, I'll quit this job. And he's mentoring all of them, but he rejects also all of them. The irony is that many who are considered legatees of Agge are actually they're not. I don't want to name people because they're alive and they're very much in action, but they're just poor imitators. So Agge's legacy continues, and strangely enough, you go to any university in the Hindi heartland, and Delhi University example I'll give you. I went there to give a talk to graduate students, and you won't believe half the class was doing PhD either on Agge or Muktibodh. Which is like Agge continues in so many ways. It's a boring actually. Why should there be so many PhDs on Agge? I don't understand. But yeah. So Agge's thing continues without taking any names. Who is this thing? So yeah, it's a larger legacy is there. Vineet, during my college years and subsequently also for many years, I used to know Nirmalji quite well. I used to go to his house in Karol Bagh. And those were growing up years. Subsequently, when one went to JNU, then one got a little more schooled into ideology and things like that. तो विचारधारा जो या विचार के स्तर पर जो जुड़ाव या लगाव निर्मल जी का रहा, वो उनके लेखन में कितना परिलक्षित होता है उसकी बात अलग है. लेकिन विचारधारा और विचार के स्तर पे जो उनका जुड़ाव रहा, उसमें अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप थोड़ा बहुत, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं थोड़ा बहुत. लेकिन और एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रगतिशील लेखक क्या PWA प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उससे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया. ये तो खैर He was never a part of the association. He was never a part of the association. No, but he resigned from the Communist Party of India. No, but if you were a member of the PWA, then it was assumed that you at least was a sympathizer of the left orientation, right? Yeah. तो ये अच्छा वो दौर वैसे स्पेसिफिकली आया था जब हंगरी के ऊपर when the tanks had rolled in there. Yeah. तो लेकिन ये जो विचार के स्तर पर आपको क्या लगता है कि निर्मल जी ने जो कुछ लिखा वो उसमें एक कंसिस्टेंसी रही है? I think so. I think he was very, very consistent. जो उन्होंने इस्तीफा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेंबरशिप से, CPI, और वो दिया 1956 में. ऐसे बहुत कम लोग थे पूरे विश्व में जिन्होंने who could see through this ideology so early. People, most people resigned in 68 when Prague happened, when Prague fell. 68, yeah. So 56 में ये कर पाना, it was almost sort of an Orwellian far sight. He could see the disaster which was to come. So I think ये 1956 की बात है, और उससे पहले उनका कुछ छपा नहीं था, अनुवाद छपा था सिर्फ एक. तो अपनी पहली किताब से पहले से वो एंटी कम्युनिस्ट तो थे ही, राइट? अब उसमें adjustments, a writer is always thinking when he's writing. The writing is a medium to think, right? तो ये सोच लेना कि हमारे विचार एक तरह से पूरी तरह से
हाँ जड़ हो गए हैं, बने हुए हैं, और उसको मैं सिर्फ व्यक्त कर दूँ, राइटिंग ये नहीं है। और वो किसी भी सीरियस राइटर को पढ़ते हुए ये बात हमें समझ में आती है। एवरी राइटर इज ट्राइंग टू थिंक थ्रू टू फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर, राइट। और उसको हम इनकन्सिस्टेंसी का नाम दे देते हैं। तो जो वर्मा के केस में हुआ, उन्होंने एक ऐसे लिखा 70s में, वो कुंभ गए और कुंभ मेला को कवर किया, तो उन्हें हिंदूवादी होने का उन पे आरोप लगा, और वो प्रोग्रेसिव्स, उनके जो पुराने मित्र थे, उन्होंने लगाया। तो और अगर आप वो ऐसे पढ़ेंगे, वो कुंभ ऐसे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस वर्मा एवर रोट। इट्स यू नो, उसमें कुछ ऐसा रूढ़िवादी या हिंदूवादी मुझे तो नज़र नहीं आया पढ़ते हुए। और मैंने और लोगों से भी बात की जिन्होंने बोला कि वो मंत्रमुग्ध थे वो पढ़ते ही, लेकिन फिर भी एक पोजीशन उन्हें एक और बात आई थी जेपी आंदोलन के दौरान। निर्मल जी खुद प्रोसेशनों में भाग लिए, सड़क पर थे बिल्कुल रेणु के साथ। हाँ, तो वो भी उनकी it was the same anti-dictatorial sensibility, political stand that he'd been taking since 1956. Prague, तो जो प्राग में हुआ जब Soviet tanks when they rolled into Prague, he felt like he'd lost a home. जो उनका attachment था प्राग से, वो 9 साल वहाँ रहे, तो उनको he was completely shocked, and also it kind of reinforced his position as an anti-left person. कव्वे और काला पानी जो लिखा उन्होंने, उसकी प्रेरणा कहाँ से आई? ये बात कहनी बहुत मुश्किल है कि किसी भी लेखक की प्रेरणा कहाँ से आती है, लेकिन उसका परिदृश्य तो बड़ा स्पष्ट है। हाँ, उनको हमेशा से, उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि उनके घर पर साधु संत ये लोग आते थे और रहते थे शिमला में, और उनको खाना दिया जाता था। तो उन्होंने पढ़ना भी जब शुरू किया, तो वो बोलते हैं एक लेटर में, आई हैव कोटेड हिम, यू नो, गीता प्रेस की मैगजीन्स वगैरह उनके दादा सब्सक्राइब करते थे और वो पढ़ते थे। तो of course he was attached to religion as a source of mythological material, as a source of literary material. और वो, you know, he used to envy the European writer who had the whole of Greek mythology and the whole of biblical mythology at his disposal. क्या आप एक set language is already there. You know, it's a reserve of images and symbols, and you can draw upon it, as a lot of writers in Europe and America still do. And he kind of pined for that in the Indian context. और इसलिए जो अंत में उनके जीवन के दूसरे भाग में, अगर हम इस तरह से डिवाइड करके देखें उनके जीवन को, तो in the second half he started looking for that treasure trove of symbology and poetic material. और वो उन्होंने सोचा कि वो रिलीजन में मिल सकता है। एक बहुत अच्छे इंग्लिश क्रिटिक है मैथ्यू आर्नल्ड, he also tried to do something very similar in England. You know, he tried to secularize the religious by saying that the Bible is a secular text. You know, it should be treated as a work of poetry, and all writers, regardless of their belief system, have a right to draw upon it. So similarly, Verma was approaching this in the same manner, approaching Hinduism in the same manner. लेकिन उनमें एक polemical strain भी था उनके character में. He liked to kind of strike battles. He liked to sort of piss people off. You know, that's what he did mostly. अक्षय, समय ख़त्म हो रहा है। दोनों व्यक्तियों से मैं पूछना चाहूँगा, आपने आगे को इतना कुछ पढ़ा देखा, आपकी फेवरेट पुस्तक क्या है आगे की? अगर तो मैं उनकी कविताएं, मतलब बाद की कुछ छोड़ दें तो करीब सब कविताएं, और उपन्यास में अब मैं नदी के द्वीप, 50 की उम्र में मुझे लगता है नदी के द्वीप is more relevant. At 16 when I read Sekhar, of course it's like completely blows you away. How can someone write something like this when at a 16-year-old you're still trying to figure out, you don't know anything about life, and here is a man who has written a whole novel at the age of 20, you know, in jail. So yes, now Nadi Ke Dweep, and of course and he wrote many poems. Some of the later ones
were not that great, but yes, his poems, especially as Beneath was talking about his European influences when he travels across Europe, stays in monasteries. So, and he's trying to bring the haikus that he writes, the Japanese court poem, Asadhya Veena, you know, the unmastered lute, which got translated by Leonard Nathan. So some of these poems are completely, they're like no less than any other poems anywhere in the world. And simultaneously he was getting them translated. So yes, his poems and this novel. And we need the same question to you on Nirmal Verma. I've written my book rather recklessly that, you know, if you start reading Verma from Parinde and go all the way to Antim Aranya, it sort of seems like everything is part of the same continuum, you know. It's like one book. You can treat it as one book if you just sort of ignore a little bit about a little bit of plotting and characterization, which comes into some of the novels. And there's a lot of essays and letters and diaries in the middle. तो वो क्योंकि एक ही किताब मुझे लगती है क्योंकि वो जो आवाज़ है राइटर की, the writer's voice, it's absolutely the same. He collected all of them also into Kala Ka Jokhim. His essays. That's a wonderful collection great of his collection, yes. speeches and writing. Absolutely. And भारत और यूरोप ही है, ढलान से उतरते हुए. There are many wonderful essay collections. So I would recommend to somebody who's never written Verma, maybe pick up शब्द और स्मृति, क्योंकि वो मैंने पहली किताब जो पढ़ी वो शब्द और स्मृति थी, और उसको मैंने पलट के आखिरी ऐसे पढ़ा उसका बोरहेस पर, आई थिंक अर्जेंटीनियन राइटर बोरहेस पर है वो ऐसे. वर्मा लंदन में थे 71 में, वो बोरहेस का एक लेक्चर सुनने गए और उसके बारे में उन्होंने लिखा 700-800 वर्ड. इट्स द मोस्ट वंडरफुल पीस you'll ever read about Borges. और वो इस तरह नहीं, वो एक भारतीय लेखक के हिसाब से नहीं लिखते हैं. अगर वो ऐसे को आप अंग्रेज़ी में पढ़ें, जिसका मैंने उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में भी किया है, उस पर तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसी भारतीय लेखक ने लिखा है. It's with so much feeling and sympathy he writes about Borges, and no distance at all. तो शायद वो आज्ञा और वर्मा में ये एक अंतर, ये बहुत interesting difference था कि जब आज्ञा का Akshay talked about his travelogue, एक बूंद सहसा उछली, उसमें जो अरे यायावर रहेगा याद, उसमें I sense a bit of distance from the setting. You know, Verma becomes a part of the setting. Verma writes like an insider about outside. You know, तो आप Borges वाला वो ऐसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा maybe his diary, धुन से उठती धुन, there is nothing like it because it's a sort of a melange of all forms. There is everything in there, fragments से लेकर travel pieces तक. And also it lays out Verma's own aesthetic statement. He's thinking a lot about language, about literature, about form. तो एक लेखक का पूरा एक तरह से हमें छवि मिल जाती है उस किताब में. मैं अब एक मिनट देख रहा हूँ, आपकी उत्सुकता देख रहा हूँ मंजू जी. अभी मैं पहला प्रिविलेज देना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे बीच में हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर तरुण कुमार बैठे हुए हैं. जो चर्चाएं हो रही थी उसमें आधुनिकतावाद शब्द बार बार आ रहा था. मैं बहुत संक्षेप चाहूँगा कि जो कोई बता सकते हैं कि प्रेमचंद, अज्ञेय और निर्मल वर्मा तीनों आधुनिक हैं, प्रेमचंद गैर आधुनिक नहीं है. तीनों की आधुनिकता में क्या फ़र्क है, कैसे हम तीनों को अलग करेंगे, पूरी चर्चा में जिस तरह से बात बहुत स्पष्ट रूप में आनी चाहिए, शायद मेरी समझ से उस रूप में नहीं आ पाई है. नहीं, इस पर तो एक नई किताब लिखी जा सकती है, और एक इसको अलग कैसे करें ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेमचंद बिल्कुल आधुनिक राइट. मैंने एक प्रेमचंद पर ऐसे लिखा है कैरावान के लिए कुछ साल पहले, और जो मेरा वो इंट्रोडक्शन था प्रेमचंद एज अ मॉडर्निस्ट राइटर, क्योंकि उससे पहले तक मैं आदर्शवादी यथार्थवाद वगैरह साहित्य का उद्देश्य ये सब पढ़ चुका था. तो मुझे एक सेट आइडिया था प्रेमचंद इस तरह की राइटिंग करेंगे. लेकिन फिर मैं एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी जिसका नाम है दरवाज़ा, और वो शॉर्ट स्टोरी है उस दरवाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटन, राइट. वो दरवाजे के पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे शॉर्ट स्टोरी में, वो दरवाज़ा ऑब्जर्व करता है. अब ये
बहुत कम लोग शायद जानते भी हों इस स्टोरी के बारे में कि प्रेमचंद वाज इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, यू नो। उनको वो एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल राइटर थे अपने, अगर आप उनके एसेज पढ़ें उसमें वो तरुण जी, We can resume दोनों it. लोगों को आप पटना कॉलेज बुलाइए और लेक्चर करवाइए, उसमें हम भी आवेंगे, ठीक है ना। मंजुल जी जल्दी 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 खत्म। एक कलेक्टिव क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ा रहे थे लोगों को, और जय जानकी जीवन यात्रा, उसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया है अपने उसमें? वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है अज्ञे ने जो खड़ा किया था। और आपसे तरुण जी एक बात जानना चाहूँगा कि वो जो 3 लेक्चर्स हैं निर्मल वर्मा के लास्ट में 90 के दशक में, इतिहास, स्मृति, आकांक्षा, जो उन्होंने अज्ञे के पिता की स्मृति व्याख्यानमाला में दिए हैं, उनको आप कैसे हेगल के लेक्चर्स से कोरिलेट कर पाते हैं? जहाँ तक है वो कलेक्टिव एक्सरसाइज की, ये जन जान की यात्रा बहुत बाद का उनका लास्ट एफर्ट है। अगर आप देखें तो सबसे पहले वो इलाहाबाद में एक कम्यून बनाते हैं जब प्रतीक आता है, और एक घर में श्रीपत राय, अज्ञे, वो जैन साहब जो बिमल प्रसाद, बिमल प्रसाद नहीं, भारत भूषण अग्रवाल और नेमीचंद जैन एक साथ रह रहे हैं। वो तो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो, और वो फेल कर गया। और उसके लिए बाद में उन्होंने बहुत ब्लेम किया नेमीचंद जैन को और बाकी लोगों को। लेकिन उसके बाद भी अगर वो जेल से भी छूटते हैं तो पहला चीज़ जो अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ राइटर्स का। तो ये अज्ञे का जो उसको कहते हैं ना, एक पूरे दिली ख्वाहिश शुरू से थी। और ये लास्ट में जब वो पैसा आता है उनको ज्ञानपीठ का, तो उससे वो ट्रस्ट बनाकर ये करते हैं। और ये यात्रा एक्चुअली ऑल्सो काइंड ऑफ रीडिफाइंस हिम इन अ वे, he becomes another front opens against Aggay of being Hinduvadi, and is moving away and all that. So yes, it's probably the culmination of the long phase, yeah. So the final lectures, Verma was critical of Hegel. I'll just talk about what he said about, because I don't know what Hegel has written about this subject. In the last series of lectures, Verma got increasingly interested in how European thought converges from Indian thought. उसमें differences क्या क्या हैं, तो वो कोई simplistic parallels कभी उन्होंने draw नहीं किए थे। और अंत में तो खास तौर से वो इस चीज़ में obsessively, Indian writer की responsibility भारतीय साहित्य है क्या define करने की एक urge उनमें आ गई। और उसका self पे focus हट के nature को focus करना, right? और ये सब ideas he was also getting from his friend Yadav Mehta, who was a Heidegger scholar. He got interested in other German philosophers who were grounded in Indology, the subject of Indology, like Schlegel and Goethe and others. So, it's an interesting phase to observe in his career. But I think that's all I have to say about this. Nothing very particular. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागणों का भी। और बिना कहे ये बात तो सबको समझ में आती है कि सबसे बड़ा धन्यवाद अक्षय और विनीत, दोनों लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है हिंदी साहित्य के लिए।